देख रहे हैं अपना विजन का टेस्ट तीसरा। हम लोग ने 50 क्वेश्चंस कर लिए। अब उसके आगे के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दूसरा, शीत ऋतु में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है और इसलिए पवनों की दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है बताना है। एक, दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी। देखिए, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो शब्दों पर बहुत ध्यान दे के पढ़िए कि क्या लिखा है। निम्न वायुदाब है, विषुवत व्रत है, ठीक है, व्यापारिक पवने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बता रही हूँ, ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं कि उष्ण कटिबंध आपको पता है कहाँ होता है। अंतः मतलब उसके अंदर की बात हो रही है। अभिसरण यानी कुछ मिल रहा है, क्षेत्र है, ठीक है। तो आप वर्ड्स पे ध्यान दे के अपने क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और चाहे अगर आप मतलब वैसे के भी पढ़ रहे हो तो उस समय अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो आपका ज़्यादा फोकस हो पाएगा क्वेश्चंस लगाने में, है ना। कभी कभी हम बहुत जल्दी में करते हैं तो हम इतने ध्यान से शब्दों को ही नहीं पढ़ते और फिर हमारा गलत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक सजेशन था। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आपको जो लगता है आप बताइए। तो 51 का आंसर हमारा ए है। केवल एक कथन सही है। देखिए, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। जो हमारा इक्वेटर होता है उस पर क्या होता है, ये एक लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। लो प्रेशर होता है तो वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। ITCZ की स्थिति धीरे धीरे ऋतुओं के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ये धीरे धीरे चेंज होता है। देखिए, विषुवत वृत्त पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इसलिए ये क्षेत्र बनता है। लेकिन क्या होता है, फिर आपको पता है कि पहले कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, फिर नीचे आके मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। तो इस तरह ITCZ भी चेंज होता है। जुलाई के महीने में ITCZ लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इससे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो जुलाई के महीने में कहाँ होता है, गंगा के मैदान उत्तर में। ITCZ के उत्तर की खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। तो ITCZ जब ऊपर खिसकता है तो जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, तो वो 40 से 60 डिग्री जो पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को वो पार कर जाती है। कोरस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो जाती है। तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ठंड में क्या है, ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है। आपको पता है कि मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है शीत ऋतु में। इसी के अनुसार पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से लगभग दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, ठीक है। तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है और यही उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। इसलिए दो सही नहीं है। जब भी मानसूनी द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवसादों के मार्ग, दिशा, वर्षा की घनता और वितरण में पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। तो क्वेश्चन 51 का हमारा ए सही है, केवल एक सही है, दूसरा नहीं है। अब क्वेश्चन 52 देखते हैं। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जलडमरू है। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल और तुर्की के एशियाई भाग से पृथक करता है। उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके जल डमरू मध्य की पहचान कीजिए, ठीक है। फॉस्फोरस जल डमरू मध्य की बात हो रही है, युकाटन जल डमरू मध्य, बाबल मंडेव जल डमरू मध्य या वेरिंग जल डमरू मध्य, किसकी बात हो रही है। तो 52 का हमारा ए सही है। देखिए, हाल ही में तुर्की ने अपने दो रणनीतिक जलडमरू मध्य बॉस्फोरस और डार्डेनीज के माध्यम से नौसैनिक मार्ग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लागू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये कदम उन्हें भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों के आगमन को सीमित करने की अनुमति प्रदान करेगा। बोस्फोरस और डार्डल, देखिए अभी रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो एक सजेशन है कि उसके आसपास का मैप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बोस्फोरस और डार्डलेस जल डमरू मध्य एजियन सागर और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ते हैं। जो बोस्फोरस और डार्डलीस है स्ट्रेट, वो क्या है, एजियन सागर को एजियन सागर और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ते हैं। इन्हें तुर्की जलडमरूमध्य या काला सागर जलडमरूमध्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे डमरू मध्य इसलिए बोला है, स्ट्रेट है लेकिन इनका आकार आप देखेंगे ना तो एक डमरू की तरह आपको दिखेगा, ये बता दूंगी, ठीक है। ये एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से काला सागर में मौजूद बंदरगाह से भूमध्य सागरीय उन्हें आगे अन्य बंदरगाहों तक पहुंचा जा सकता है। बोस्फोरस एक प्राकृतिक जल डमरू मध्य है, ठीक है, नेचुरल बना हुआ, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है।
अतः यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्ग है। यह किसको जोड़ता है? ब्लैक सी को मरमरा सी से। यह महाद्वीपों के टर्शियरी तृतीयक युग के दौरान घाटी में स्थित एक नदी थी, जो इस युग के अंत में समुद्र में समाहित हो गई थी। इसकी लंबाई उत्तर और दक्षिण दिशा में 32 किलोमीटर 20 मील है और इसकी चौड़ाई 730 से 3300 मीटर, 800 से 3600 गज और गहराई 30 से 120 मीटर, 100 से 395 फीट के बीच है। बोस्फोरस जलडमरू मध्य यूरोपीय भाग को इस्तांबुल के एशियाई भाग से पृथक करता है। ठीक है, यूरोपीय भाग को इस्तांबुल के एशियाई भाग से पृथक करता है। इसकी सतही धारा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, हालांकि सतह के नीचे एक प्रबल विपरीत धारा घूर्णन करती है और भंवर बनाती है। तो आप इस मैप में ये देख सकते हैं। ठीक है, ये रही हमारी बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये यूरोप जो हमारा है, टर्की आप देख सकते हैं। इसको देखिए एशिया में है, टर्की उससे इधर से अलग हो रहा है। ठीक है, इस्तांबुल आप देख सकते हैं का जो एशिया वाला पार्ट है उससे अलग कर रहा है। यहाँ पे हमारा ब्लैक सी है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको दिखा रहे हैं। तो ये इस तरीके से है। तो क्वेश्चन 52 का ए सही है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन 53। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायोगडो ग्लेशियर से होता है। दूसरा, यह नदी शेषंग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। सी, यह अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डी, मानस नदी इसके बाएं तट पर सहायक नदी है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका डी सही नहीं है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडो हिमनद से होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से प्रभावित होती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तिब्बत में यहाँ इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत की रांगो सांगपो नदी इस नदी के दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाकट का निर्माण करते हुए यह एक प्रबुद्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय की गिरिपथ में ये शिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। तो हिमालय की गिरिपथ में ये क्या है? शिशंग या दिशंग बोलते हैं, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में ये नदी भारत में प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, सिकांग और लोहित मिलती हैं। तो बाईं तरफ से इसमें मिलती है दिबांग, सिकांग और लोहित, और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी में कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, इसमें बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहिंग और धनसरी है। बाईं तरफ से इसमें बूढ़ी दिहिंग और धनसरी मिलती है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं राइट साइड से सुबनसिरी, कामेंग, मानस और शंकोश। ठीक है, ये याद रखिए नाम। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है, इससे दाहिने तट पर तिस्ता मिलती है, जहाँ से इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इसे जमुना बोलते हैं। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। एंड में ये पद्मा से मिलती है। तो देखिए 53 का डी सही नहीं था, यानी कि मानस नदी इससे राइट साइड में मिलती है, ना कि बाएं तट से। ठीक है, तो ये वाला गलत था, बाकी सारे सही थे। अब क्वेश्चन 54 देखते हैं। भूमि और जल के विभेदी तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भूमि की अपेक्षा जल देर से गर्म और ठंडा होता है। दूसरा, मानसून पवनों की दिशा में उत्क्रमण के लिए भूमि और जल का विभेदी तापन उत्तरदायी है। इनमें से कौन से सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 54 का हमारा सी सही है, एक और दो दोनों सही है। देखिए, भारत के दक्षिण में तीनों हिंद महासागर, उत्तर की ओर ऊंची और अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी स्थित है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल जो होता है वो देर से गर्म देर से ठंडा होता है, और जो स्थल होता है, भूमि होती है, वो जल्दी गर्म ठंडी होती है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। ठीक है, अब जिस तरफ ठंडा गर्म की वजह से उसी तरफ हवा चलती है। तो सी यानी दोनों ही कथन सही थे। तो 54 का हमारा सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 55। करेवा भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? एक, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। बी, ये नदियों द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों की मोटी परत है। सी, ये केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो 55 का हमारा सी सही है। देखिए, कश्मीर हिमालय करेवा भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जो कश्मीर हिमालय है उसमें करेवा भू आकृतियाँ होती हैं। करेवा हिमनद चिकनी मृदा, ना कि जलोढ़ निक्षेप और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ मोरेन्स पर मोटी परत के रूप में जमाव को कहा जाता है। ठीक है, करेवा क्या है? हिमनद
चिकनी मृदा जो होती है, ठीक है, और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव को कहा जाता है। जलोढ़ निक्षेप नहीं होता है इसमें, ठीक है, याद रखिए। करेवा जाफरान की खेती के लिए भी उपयोगी है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म है, तो सी सही है। तो 55 का हमारा सिर्फ सी सही था, ठीक है। ये केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। 56 देखते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पूरे वर्ष उच्च आर्द्रता के साथ बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट शीत ऋतु नहीं होती है और ये पूरे वर्ष तापमान की रेंज एक समान रहती है। साथ ही महोगनी एवं आबनूस वृक्ष इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है? मध्य एशियाई क्षेत्र, बी भूमध्यरेखीय क्षेत्र, सी उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक क्षेत्र, डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। किसकी बात हो रही है बताइए। तो 56 का आंसर हमारा बी सही है। देखिए, भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु नीचे वर्णित समेत सभी विशेषताओं से संबंधित है। देखिए, भूमध्य रेखीय जहाँ इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा होती है, जहाँ पे हमारा सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। भूमध्य रेखीय जलवायु की सर्वोत्कृष्ट विशेषता पूरे वर्ष तापमान की अत्यधिक एकरूपता है। तो यहाँ पे पूरे साल क्या होता है, ज़्यादा ही गर्मी मिलती है, पूरे साल एक सा तापमान रहता है, ठीक है। यहाँ कोई विशेष शीत ऋतु नहीं होती, यहाँ कोई ठंडी नहीं होती है, ठीक है, मतलब कोई ठंड का मौसम नहीं होता है। बादल और भारी वर्षा दैनिक तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके कारण भूमध्य रेखा पर भी जलवायु असहनीय नहीं होती। तो क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है तो फिर उससे बारिश ज़्यादा होती है, तो मतलब ठीक ठीक मौसम रहता है। इसके अतिरिक्त नियमित स्थल और समुद्री समीर एक जलवायु को बनाए रखने में सहायक होते हैं। एक सी वेदर वहाँ रहता है। यहाँ तापमान की दैनिक रेंज कम होती है, इसकी वार्षिक रेंज भी कम होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज कम होता है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा एक विशेष प्रकार की वनस्पति अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को समर्थन प्रदान करती है, ठीक है। तो जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र होता है उसमें हाई टेम्परेचर और ज़्यादा वर्षा होती है, जो क्या है, एक विशेष प्रकार की वनस्पति अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वन मिलते हैं। भूमध्यरेखीय वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। कई तरह के सदाबहार वृक्ष मिलते हैं जो उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ जैसे महोगनी, आबनूस आदि का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर कैसे महोगनी, आबनूस जैसे वृक्ष मिलते हैं। यहाँ समृद्ध वनस्पति पाई जाती है, यहाँ मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन को सेलवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अमेजन जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उन्हें सेलवास कहते हैं। ऐसी वनस्पतियों में एकल प्रजाति के वृक्ष अत्यंत कम पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ ताड़ के छोटे वृक्ष, लियाना, रतन जैसी आरोही पौधे, क्लाइंबिंग प्लांट्स जो सैकड़ों फीट लंबे हो सकते हैं, तथा अन्य पौधे पर आश्रित अधिपादप व परजीवी पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। वृक्ष के नीचे फर्न, ऑर्किड, लालंग की विभिन्न प्रजातियां उगती हैं। यहाँ पाए जाने वाले सबसे सर्वाधिक ऊंचे वृक्षों की ऊंचाई 150 फीट से भी अधिक होती है। तो 56 का आंसर हमारा बी था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है थोड़ा, ठीक, शायद सिमिलर सा। तो ये अगर आप पढ़ेंगे आपको थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको पता लग जाएगा कि हम भूमध्यरेखीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बी सही है। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? ए पचमढ़ी, बी अचनार, अचान कमार, अमरकंटक, सी अगस्त्यमलाई, डी सिमलीपाल। तो 57 का हमारा बी सही है। देखिए, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या निचय भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के में स्थित सबसे प्रभावशाली और पारिस्थितिकी रूप से विविध परिदृश्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है, यह ध्यान रखिए। इस बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख जल विभाजकों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये जल का विभाजन करता है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पृथक करता है, मतलब दोनों जो अरब सागर में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नदियों को पृथक करता है। ये रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है, ठीक है। यहाँ से निकलती हैं। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी विंध्य, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ है। यूनेस्को ने वर्ष 2012 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो बी सही है। अब सिमलीपाल और पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल का है उड़ीसा में, याद रखिए। मयूरभंज हाथी रिजर्व का भाग है जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के वृक्षों की प्रचुरता के कारण पड़ा है, ठीक है। इस उद्यान में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और गौर और चौसिंघा पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जोरांडा और बरहेही पानी जलप्रपात जैसे कुछ मनोहर जलप्रपात भी पाए जाते हैं। यह संरक्षित क्षेत्र वर्ष 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का भाग है।
जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 3,500.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसमें से 1828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र केरल राज्य में, ठीक है, और 1672 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए कहाँ कहाँ है ये अगस्त्यमलाई। देखिए थोड़ा नाम से भी हम गैस कर सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का भाग बना। यह यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व सूची में भी शामिल है, ठीक है। अब एक और इधर दिया है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एमपी में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है। तो ये एक जल विभाजक की तरह कार्य करती है। यूनेस्को में वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। इसमें 3 वन्यजीव संरक्षण इकाइयाँ बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। 57 का हमारा बी सही है। अब देखते हैं 58। ये वे अवसादी चट्टानें जो हिमाद्री निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तल छटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। यहाँ पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस चट्टान का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ए झांबा, बी टिलाइट, सी संगमरमर, डी क्वार्टजाइट। किसकी बात हो रही है? तो 58 का बी सही है। देखिए टिलाइट हिमाद्री निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं। टिलाइट जो है वो है अवसादी चट्टानें होती है, हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं, ठीक है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट पाए जाते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में हमें टिलाइट मिलते हैं जो विस्तृत और दीर्घकालिक हिमावरण और हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं, ठीक है। तो बताते हैं यहाँ पर बर्फ थी। इस क्रम के प्रतिरूप भारत के अलावा अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की ये समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही। तो ये बताता है कि एक सी चीज़ मिल रही है, मतलब ये समान थे। हिमानी निर्मित टिलाई चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, ठीक है। ये बताते हैं। जावा और प्यूमिक एक अत्यंत हल्के और छिद्रयुक्त ज्वालामुखी चट्टान होती है। इसका निर्माण तब होता है जब ग्लासी लावा का गैस युक्त झाग तेजी से जम जाता है, अतः ये एक अग्नेय चट्टान है, जावा और प्यूमिक, ठीक है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, मतलब ये चेंज होके बनता है शैल या चट्टान है जो पुनर्रचित कार्बोनेट खनिजों समानता कैल्साइट और डोलोमाइट से निर्मित होता है। तो ये बनता है कैल्साइट और डोलोमाइट से, कार्बोनेट खनिजों से। क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है, ठीक है, जिसका निर्माण तब होता है जब क्वार्ट्ज से समृद्ध बलुआ पत्थर और शिष्ट उच्च तापमान और दाब से संपर्क में आ जाते हैं, तब क्वार्टजाइट बनता है। तो 58 का मैंने आपको बताया बी सही था, ठीक है। अब 59 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अववातंत्र और विशेषता। एक वृक्षाकार जो अववातंत्र होता है उसकी विशेषता होता है नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। अभिकेंद्रिका होता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गट में विसर्जित होती हैं। जालीनुमा जब मुख्यतः नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हैं। इनमें से कौन से सही है? 1, 2, 3, केवल 2, 3, केवल 3 या केवल 2? तो 59 का हमारा बी सही है। देखिए निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अववाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अववाह तंत्र कहा जाता है। मतलब जैसे जल निकलता है, जो शेप बनता है, ठीक है, उस पे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह होता है उसको अववाह कहते हैं, और वाहिकाओं के जो जाल होते हैं उसको अववाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र का अववाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि का परिणाम होता है। विभिन्न प्रकार के अववाह तंत्र में से कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित है। वृक्षाकार जो अववाह प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के अनुरूपों से वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ये मन ढाल वाली भूमि क्षेत्र से निर्मित होता है। हिमालय की नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। तो वृक्षाकार वो होता है जब मतलब एक वृक्ष जैसी आकृति बनती है, ठीक है, नदियों से कुछ ऐसी तरीके की बनेगी, ठीक है, वृक्ष जैसी, है ना, इस तरीके की बनती है। कहाँ पे होता है? जहाँ मंद ढाल वाली भूमि होती है वहाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो हिमालय की नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। आर्य क्या होता है? रेडियल जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जब मतलब कि ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं ये पर्वत है,
इससे मतलब ऐसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, पूरा, और इससे निकल के सभी दिशा में बह रही हैं, तो ये एक आर्य प्रतिरूप हो गया, ठीक है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अफवाह प्रतिरूप के उत्तम उदाहरण। मैंने आपको अभी पढ़ा है कि वहाँ से 3 नदियाँ निकल रही थी, नर्मदा, ताप्ती, है ना, और जालीनुमा, ठीक है। क्या होता है जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं अथवा सहायक नदियाँ उसके समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में नदियाँ जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो कैसा होता है जालीनुमा, देखिए ऐसे बह रही हैं, ठीक है, कुछ समकोण मतलब एक जाली सा बना रही हैं, तो उस तरीके का होता है। अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे अवयव प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए मणिपुर में लोकटक झील। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई लेक है, तो सारी नदियां इसमें आके मिल रही हैं, तो मतलब अभिकेंद्री, ठीक है, जैसा कि ये बता रहे हैं मणिपुर में लोकटक लेक में ऐसा होता है। तो 59 का हमारा बी सही है, यानी 2-3 सही है, एक सही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 60। पृथ्वी के प्रॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। बाहरी एक ये बाहरी पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है। दूसरा, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का निर्माण बेसाल्टिक शैलों से होता है। तीसरा, समुद्र तट पर तल का निर्माण ग्रेनाइट शैलों से होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल 1-2, केवल 2-3 या 1-2-3। तो 60 का हमारा डी सही है, ठीक है। पृथ्वी की बाहरी पतली परत को परपट्टी कहते हैं, जिसकी कुल मोटाई सामान्यतः 30 से 50 किलोमीटर होती है। तो एक सही नहीं है, उसमें 200 दिया था। महाद्वीप हल्के सिलिकेटों से निर्मित होते हैं। ये महाद्वीप जो है हल्के सिलिकेट से बने हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम को सीएल भी कहा जाता है, तथा ये ग्रेनाइट के शैलों से निर्मित होते हैं। जबकि महाद्वीपीय परपट्टी भारी सिलिकेट से निर्मित होती है। सिलिका और मैग्नीशियम को सीमा कहा जाता है, और ये बेसाल्ट की शैलों से निर्मित होती हैं, इसलिए कोई भी सही नहीं था। तो 60 का हमारा डी था। 1-2-3 तीनों ही सही नहीं थे। तो देखिए आपको इससे बहुत सारे नई चीज़ें भी पता लग जाती हैं, स्टैटिक पार्ट भी और करंट भी, तो आप ज़रूर क्वेश्चंस करिए। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।